हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, मैटर की, मतलब सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, इन तीनों के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ सॉलिड्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी और लिक्विड्स और गैसेस के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात अगले चैप्टर में होगी। लिक्विड्स और गैसेस को एक साथ में हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, इसलिए जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मतलब लिक्विड्स और गैसेस दोनों का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। पहले ये समझ लेते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम लोग बोलते किसको है। सॉलिड्स की, लिक्विड्स की या फिर गैसेस की वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोला जाता है। देखो, ये वो प्रॉपर्टीज है जो बॉडी दिखाती है जब बॉडी पर फोर्स लगता है। बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो जो प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती है, जो प्रॉपर्टीज दिखाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब खुद ही आप सोचो कि बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो फिर बॉडी का क्या होता है, आखिर वो कौन सी हरकतें करता है, क्या दिखाता है। जो भी प्रॉपर्टीज दिखाएगा उसी को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोल रहा है, राइट। बॉडी देखो दो टाइप का हो सकता है, एक तो रिजिड और दूसरा नॉन रिजिड। रिजिड बॉडीज की बात हम लोग ऑलरेडी रोटेशनल डायनेमिक्स में कर चुके हैं। अगर आपको रोटेशनल मोशन की बात करूँ, अगर मैं रोटेशन मोशन का जो अपना टॉपिक था, चैप्टर था, तो उसमें हमने रिजिड बॉडीज कंसिडर किया था, जहाँ पे आप कितना भी फोर्स बॉडी पे लगा लो। अगर मैं एक आइडियल रिजिड बॉडी की बात करूँ तो रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि आप बॉडी पर कितना भी फोर्स लगा लो, अगर उनके दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता तो ऐसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये मार्कर है, इस पर अगर मैं फोर्स लगाऊं तो एक्चुअली वो पूरा का पूरा बॉडी एक साथ आगे चला जाएगा, इनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वो वैसे के वैसे रहेंगे, बल्कि पूरा का पूरा बॉडी आगे जाएगा। एक आगे जाएगा तो सब आगे जाएंगे, इनके बीच का डिस्टेंसेस फिक्स होगा, तो ये रिजिड बॉडी कहलाएगा। समझ रहे हो। तो वैसे टेबल, चेयर, आपके पास जो कुछ भी आपका सामान दिख रहा है जो रिजिड है, मतलब जो हार्ड है, टफ है, तो उसको हम लोग रिजिड बॉडी मान लेते हैं। देखो, वैसे आइडियली कोई रिजिड बॉडी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऐसा बॉडी नहीं है जिस पर आप कितना भी फोर्स लगाओ तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस या पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपको करना है क्या है, बस फोर्स बहुत ज़्यादा कर देना है, तो एक न एक ऐसा ज़बरदस्त फोर्स ज़रूर होगा जो आप इस पर लगाओगे और इसको क्रश करोगे तो ये टूट जाएगा। अब टूटते ही इनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बदल जाता है, पर स्टिल इसको हम रिजिड बॉडी मानेंगे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। मतलब जो कुछ भी हम डेली लाइफ में डील करते हैं उसमें अगर इस पर फोर्स लगाते हो तो इनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, तो अगर रिजिड बॉडी है और उस पर अगर फोर्स लगाया तो दो पॉसिबिलिटीज थी जो हम रोटेशनल मोशन में देख चुके हैं। या तो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, आगे जाएगा, सारे बॉडीज एक ही वेलोसिटी के साथ आगे जाएंगे, या फिर जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और टॉर्क इस बॉडी को घुमाने लगेगा। तो रिजिड बॉडी में फोर्स का यही असर होता है, या तो रोटेशनल मोशन दिखता है या फिर ट्रांसलेशन मोशन दिखता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अगर मान लो बॉडी आपका रिजिड नहीं है, उसका शेप चेंज हो सकता है, बिगड़ सकता है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बदल सकता है, ऐसे कई सॉलिड्स हैं हमारे पास, राइट। तब क्या होगा, तब जो प्रॉपर्टीज दिखाएगा वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं, उसी को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम लोग बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को तो आप सॉलिड ही बोलोगे ना, लिक्विड या गैस तो है नहीं, वो स्प्रिंग सॉलिड है। अगर मान लो आपने स्प्रिंग पर फोर्स लगाया तो क्या होगा बताओ, स्प्रिंग को पकड़ के खींच लिया, ये हम जानते हैं क्या होता है। जब आप स्प्रिंग को पकड़ के खींचते हो तो स्प्रिंग का लेंथ चेंज हो जाता है, अगर बाहर की ओर खींचोगे तो वो एलोंगेट हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, अगर उसको अंदर दबाओगे तो वो दब जाएगा, उसका लेंथ कम हो जाएगा। तो फोर्स लगाने पर देखो, ये एक्चुअली में आगे नहीं जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, या फिर रोटेट नहीं कर रहा, बल्कि इस पर फोर्स लगाने पर क्या हो रहा है, इसका शेप चेंज हो रहा है या फिर इसका लेंथ चेंज हो रहा है। अगर सपोज करो मैं स्प्रिंग की बात करूँ तो, राइट। ऐसे बहुत सारे बॉडीज है, जैसे मान लो स्पॉन्ज ले लो आप एक काम करो, एक क्यूबिकल स्पॉन्ज ले लो, ठीक है, क्यूबिकल शेप का एक स्पॉन्ज ले लो
और उसको हर डायरेक्शन से दबा दो, फोर्स लगाओ, तो फोर्स लगाने पर क्या होता है बताओ, इसका शेप अगेन चेंज हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, छोटा बन जाएगा, राइट। और जब इसको वापस छोड़ दोगे तो क्या होगा, इस साइज का आ जाएगा। खैर इसकी बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम बोल रहे हैं कि जब फोर्स लगाते हो तो अगेन यहाँ पे ट्रांसलेशन रोटेशन नहीं हो रहा है, ये रिजिड बॉडी जो है रिजिड बॉडी नहीं है, बल्कि इसके मॉलिक्यूल्स का बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाता है और ये सिकुड़ जाएगा, फोर्स लगाने पर इसका शेप चेंज हो जा रहा है। ये एक एग्जाम्पल है। बाकी एक आप रबर बैंड का एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लो आपके पास एक रबर बैंड है, उसको अगर सपोज करो आप खींचते हो तो वो भी स्ट्रेच हो जाता है इस तरीके से, इसका भी लेंथ इंक्रीज हो जाता है, राइट। और कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अपने बचपन में शायद आपके स्कूल में आपको क्ले के कुछ सामान बनाने बोलने होंगे, जैसे हमको बोलते थे कि क्ले का तुम कुछ बना के लेके आओ, फ्रूट्स बना के लेके आओ या घर बना के लेके आओ, जो भी आपके स्कूल में आपको जो बोला जाता होगा, क्ले की चीज़ें बना के हम लेके जाते थे। क्ले पता है ना आपको, अगर इस क्ले को मैं उठाऊं और इस पर अगर मैं फोर्स लगाऊं तो इस फोर्स से इसका भी शेप बिगड़ जाता है, मान लो दबा दो अंदर घुस जाएगा, है ना, यहाँ पे वैसे ही ये क्ले है, लिख देता हूं मैं भाई, ये रबर है, ये स्प्रिंग है, क्या पता डायग्राम से तुमको समझ में ना आए तो फिर मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूं, ये स्पॉन्ज है आपका। फिर आपने कुछ और चीज़ें भी देखी होंगी, जैसे अगर आप कभी किचन में गए हो, अगर आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अगर मान लो मम्मी आटा गूंद के रखी है, पता ना आपको आटा गूंद के रखती है मम्मी रोटी पकाने से पहले, तो ये कुछ इस शेप का दिखता है, राइट। अब देखो ये भी सॉलिड ही मानेंगे हम लोग, ये लिक्विड तो है नहीं, ना ही गैस है, तो इस गूंदे हुए आटे पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो क्या होगा बताओ, इसका भी शेप बिगड़ जाता है, इसका भी शेप चेंज हो जाता है। और इनफैक्ट जो मम्मी है वो एक्चुअली में आटा पर फोर्स लगा लगा के इसका शेप बदलते रहती है, उसको खींच के लंबा कर देती है, फिर ऐसे हाथ मार के उसको गूंदती है। तो गूंदने के लिए फोर्स जब हम लगाते हैं तो इसका शेप डेफिनेटली चेंज हो जाता है, राइट। तो ये गूंदा हुआ आटा है, क्ले है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जिस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं और उसका शेप चेंज हो जाता है, किसी का लेंथ चेंज हो जाता है, राइट, किसी का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, किसी का लेंथ चेंज होता है, किसी का शेप चेंज होता है, साइज चेंज हो जाता है, राइट। तो ये सारे नॉन रिजिड बॉडीज है जिस पर अगर आप फोर्स लगाओ तो इनका डायमेंशन चेंज हो जाता है। अब इस डायमेंशन में क्या क्या चेंज हो सकता है बताओ, हम तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। एक तो इसका लेंथ चेंज हो सकता है, दूसरा इसका शेप चेंज हो सकता है, और तीसरा इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। स्पेसिफिकली हम तीन चीज के बारे में बात करते हैं, मतलब डायमेंशन चेंज होता है। इन तीनों को हम एक साथ क्या बोल देते हैं कि बॉडी का डायमेंशन चेंज हो गया है। मतलब अगर बॉडी पर कोई फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स उसका लेंथ, शेप या वॉल्यूम या फिर तीनों या तीनों में से कोई एक चेंज कर सकता है, समझे। तो हम बोलते हैं कि बॉडी का क्या चेंज हुआ है, डायमेंशन चेंज हुआ है। क्लियर है। अच्छा, जो फोर्स हम लोग एग्जर्ट करते हैं जो एक्चुअल में बॉडी का डायमेंशन चेंज कर रहा है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। जो फोर्स बॉडी के शेप को चेंज कर दें, लेंथ को चेंज कर दें या वॉल्यूम को चेंज कर दें, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये जो चेंज प्रोड्यूस हुआ है डायमेंशन में, चाहे वो लेंथ में चेंज हो या शेप में चेंज हो या वॉल्यूम में चेंज हो, इस चेंज को, डायमेंशन में जो ये चेंज आया है, उस चेंज को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। इसका मतलब अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, समझे। और जितना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे बॉडी का उतना ही ज़्यादा डायमेंशन चेंज होगा। ये तो ऑब्वियस बात है, राइट। इनफैक्ट आपका जो डिफॉर्मेशन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना फोर्स लगाओगे उतना ही बॉडी डिफॉर्म हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब इनमें देखो कई बॉडीज ऐसे होते हैं, जैसे मान लो अब मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए आपको, रबर का, स्प्रिंग का, क्ले का, या ये जो मम्मी ने आटा गूंद कर रखा है डो का, ठीक है, स्पॉन्ज का। इन सारे एग्जाम्पल्स में
जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं और इसका शेप बदल रहा है, इनमें एक फ़र्क है। आप बता सकते हो कि क्या फ़र्क है? बड़ा सिंपल डिफरेंस है। देखो, स्प्रिंग का अगर तुमने लेंथ चेंज किया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया, और अगर तुमने वो फोर्स हटा दिया, तो बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल साइज पे चला जाएगा, वो फिर से अपना शेप रीगेन कर लेगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। वही हाल रबर बैंड का भी होगा और वही हाल आपका स्पॉन्ज का भी होगा। स्पॉन्ज को आपने फोर्स लगाया, उसने अपना शेप चेंज कर लिया, वॉल्यूम डिक्रीज कर लिया, लेकिन जैसे आप अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे, वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल वॉल्यूम में चला जाता है, राइट। लेकिन क्ले और डो ऐसा नहीं कर पाता। क्ले पर अगर आप सपोज करो फोर्स लगाते हो, तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, परमानेंटली उसका शेप चेंज हो जाता है। तभी तो हम लोग उसकी मूर्ति बना पाते हैं या फिर हम लोग तरह तरह की चीज़ें बना पाते हैं। अगर वो शेप वापस आ जाए अपने ओरिजिनल शेप में, तो फिर हम लोग बना ही नहीं पाएंगे, है ना। डो का भी यही होता है, गूंदा हुआ आटे का, जैसे अगर आप फोर्स लगाओगे, उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ, उसने अपना शेप चेंज किया और वैसे ही रह जाता है वो, फिर वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता, है ना। ये फर्क है इन बॉडीज में और इन बॉडीज में, क्ले और डो में। अब एक्चुअली में ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि किसी रीजन के वजह से, वो एटॉमिक लेवल पे रीजन हो सकता है। होता क्या है कि इन बॉडीज में जिसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन जैसे आपने फोर्स हटा लिया, आपने जो अप्लाई किया था फोर्स, वो अप्लाइड फोर्स हटा लिया, तो बॉडी अपना ओरिजिनल डायमेंशंस रीगेन कर लेता है। इन केसेस में होता क्या है कि जब आप फोर्स लगाते हो, तो इसमें एक ऑपोजिट डायरेक्शन में अंदर ही अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। और ये रीस्टोरिंग फोर्स आपके अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो इसलिए जैसे मान लो इस पोजीशन पे आपने जो भी फोर्स अप्लाई किया है, उतना ही अंदर एक क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। और ये दोनों फोर्स, आपका अप्लाइड फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स, इक्वल होता है। तो इसलिए स्प्रिंग इस पोजीशन पे रुका हुआ रहता है। जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स हटाया, रीस्टोरिंग फोर्स तो अभी भी लगी रहा है, ये रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग को वापस अंदर खींच लेता है। सेम रीस्टोरिंग फोर्स रबर में भी डेवलप होता है। जब आप बाहर से इसको खींचते हो, तो अंदर ही अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स इसमें डेवलप हो जाता है। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स का हमने नाम अलग अलग दे रखा है, राइट। इसमें इलास्टिक फोर्स बोल देते हैं, इसमें स्प्रिंग फोर्स बोल देते हैं, राइट। इवन जो आपका वायर होता है, पता है आपको, वायर या फिर कोई रस्सी, इसमें भी जब आप इसको खींचते हो, तो इसके अंदर भी क्या होता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, जो इसको वापस ले जाने की कोशिश करता है अपने ओरिजिनल डायमेंशन में। रस्सी में ये रिस्टोरिंग फोर्स या वायर में ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, उसको हम टेंशन बोल देते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द वायर। बाकी अलग अलग जगह हमने नाम दे रखा है, इलास्टिक फोर्स, इसमें हम उसको स्प्रिंग फोर्स बोल देते हैं। पर ये जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, मॉलिक्यूल्स जो उसको वापस लेकर आता है, इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉडीज अपना ओरिजिनल डायमेंशन रिगेन कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो यही होता है, जब आप उसको बाहर से हर जगह से दबा रहे हो, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो बॉडी क्या करता है, वैसे ही बाहर की ओर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर लेता है। और इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से देखो, इस पोजीशन पे आपका लगाया हुआ फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, ठीक है। जैसे ही आपने बाहर से लगाया फोर्स हटा दिया, ये अंदर का रीस्टोरिंग फोर्स फिर से उसको ओरिजिनल वॉल्यूम पर लेके चला जाता है, ठीक है। अब किसी रीजन के वजह से मॉलिक्यूलर लेवल पे ये सारे रीस्टोरिंग फोर्स क्ले में और डो में जैसे ऑब्जेक्ट्स में नहीं आ पाता, नहीं डेवलप हो पाता। किसी किसी ऑब्जेक्ट में रीस्टोरिंग फोर्स कम डेवलप होता है, तो वो पूरी तरह से अपना ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन नहीं कर पाता। किसी किसी में काफ़ी अच्छे से अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स आ जाए, तो वो पूरी तरह से बॉडी अपना ओरिजिनल डायमेंशंस को रिगेन कर लेता है, ठीक है। ये सिचुएशन है आपका जब आप किसी बॉडी पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स, बाहर से फोर्स अप्लाई करते हो, शेप चेंज हो जाता है, राइट, और अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। किसी किसी केस में नहीं भी होता है, राइट। अब सुनो, जिन बॉडीज में ऐसा होता है, उन बॉडीज को हम लोग इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं। और जिन बॉडीज में, जो बॉडीज अब खुद के शेप और साइज को रिगेन कर ले, जैसे स्प्रिंग है, रबर है, स्पॉन्ज है,
आपने इस पर फोर्स लगाया, डिफॉर्म हुआ, और आपने जैसे ही अप्लाइड फोर्स हटाया तो ये बॉडीज अपना ओरिजिनल डायमेंशंस को रीगेन कर लेता है। जो बॉडी ऐसा कर पाता है डिफॉर्मिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स हटाने के बाद अपने ओरिजिनल डायमेंशंस पर चला जाता है, अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेता है, उन बॉडीज को हम लोग इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, अगर वो बॉडी पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से अपने ओरिजिनल डायमेंशंस में चला जाए, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में चला जाए, तो हम उसको परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं। अब देखो, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दुनिया का कोई भी बॉडी रहे, अगर आपने शेप बिगाड़ा है, इवन वो स्पॉन्जी क्यों ना हो, स्प्रिंगी क्यों ना हो, रबरी क्यों ना हो, वो एग्जैक्टली वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशन पे नहीं जा पाता 100%। अगर 100% चला जाए तो हम उसको परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं, जिसमें स्प्रिंग, रबर, इनको परफेक्टली मान लिया जाता है, लेकिन स्टिल वो 100% वापस कभी नहीं जा पाता, ये याद रखना। तो ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, अगर चला जाएगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। दूसरी बात, जो बॉडीज अपने ओरिजिनल डायमेंशंस को रिगेन नहीं कर पाता उसको हम लोग प्लास्टिक बॉडीज बोलते हैं। ओके, अपने शेप और साइज को फोर्स हटाने के बाद जो रीगेन कर लेता है बॉडी, इस प्रॉपर्टी को, बॉडी के इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। तो हम बोलते हैं उस बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है। तो मतलब किसी बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी हो तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगा, अगर उस पर से लगाया हुआ फोर्स हटा लिया जाए तो। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी बॉडी के अंदर होता है उसको हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं, और जिन बॉडीज के पास ये प्रॉपर्टी होता है अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने वाली, उसको हम लोग इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं। 100% रीगेन कर रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डो और क्ले जैसे ऑब्जेक्ट्स है जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब अपने शेप और साइज को, ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाता वो, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। मतलब ये प्रॉपर्टी परमानेंट डिफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी है। बॉडी पे फोर्स लगाओ, बॉडी के पास जो प्रॉपर्टी है उसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब बॉडी में अगर प्लास्टिसिटी है तो उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन नहीं करेगा, और ऐसे बॉडीज को बोला जाता है प्लास्टिक बॉडीज। ठीक है, तो प्लास्टिक बॉडीज में आप क्ले मान सकते हो, डो मान सकते हो, या फिर इवन जो प्लास्टिक्स होते हैं उसको आप खींच के लंबा कर दो, उसका शेप परमानेंटली बिगड़ जाता है। सो दे आर प्लास्टिक बॉडीज। ओके, आपने पुट्टी का भी नाम सुना होगा, जो दीवारों पे लगाते हैं ना पुट्टी, पुट्टी भी जो होता है वो प्लास्टिक बॉडी ही होता है, क्योंकि उसका शेप एक बार आपने बिगाड़ दिया, बिगड़ा ही रह जाएगा। राइट, तो क्ले, डो, पुट्टी, ये सारे प्लास्टिक बॉडीज हैं। तो ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का। ओके, और ये जो इलास्टिक बिहेवियर की बात की थी, राइट, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसमें और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।